गुड इवनिंग एवरीवन। सबको आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था आपने, द एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ सिंगल मूवेबल पुली इज। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना। सिंगल मूवेबल पुली का मैकेनिकल एडवांटेज कितना रहता है आपको पता है? कैसे होता है उसका स्ट्रक्चर? जल्दी से देखते हैं भाई। सिंगल मूवेबल पुली में दो थ्रेड्स होते हैं ना, ऐसे गया है, किस तरह से गया है, और यहाँ पे लोड रहता है, बोलो, नीचे की तरफ, है ना। और ये लोड ऊपर कितनी टेंशन्स को बैलेंस कर रहा है? दो ना, बोलिए। और एफर्ट जो होगा, मान लीजिए आप ऐसे उठा रहे हैं, ये एफर्ट इधर है, तो एफर्ट सिर्फ एक टेंशन को बैलेंस कर रहा है, E = T। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है? लोड अपॉन एफर्ट। तो लोड कितनी टेंशन है? 2, और एफर्ट 1। तो देखिए कितना आ रहा है? 2। लेकिन ये किस केस में है? जब हम आइडियल केस सिनेरियो लेते हैं ना। आइडियल केस का मतलब होता है कि इस रोप का कोई भी वेट नहीं है, पुली का कोई भी वेट नहीं है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये हमसे क्या पूछ रहा है? आइडियल पूछ रहा है या एक्चुअल पूछ रहा है? एक्चुअल पूछ रहा है। तो एक्चुअल में तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी होगा, रोप का अपना वेट भी होगा, पुली का वेट भी होगा। तो ये सारी चीजें मिलकर मैकेनिकल एडवांटेज को बढ़ाएंगी या कम करेंगी? बताओ। ये सारी चीजें मिलकर आपके काम को आसान बनाएंगी या मुश्किल बनाएंगी? इतना बताओ खाली आप। हाँ, मुश्किल मतलब मैकेनिकल एडवांटेज उस मशीन से जो मिलने वाला एडवांटेज है उसको कम कर देंगी, है ना। मुश्किल बनाएंगी तो मैकेनिकल एडवांटेज कम हो जाएगा, यानी 2 से कम रहेगा, लेकिन 1 से फिर भी ज्यादा होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? थर्ड ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था, अ स्कूटर डेवलप्स अ पावर ऑफ 1 hp while running at 36 km/h. Calculate the force generated by its engine. ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको पता है फोर्स पूछ रहा है, तो रिलेशन क्या होता है पावर और फोर्स में? F × V। ये पता पढ़ा है? बोलिए फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हाँ पढ़ा है। ठीक है, तो पावर क्या है? 1 hp है। 1 hp पावर की SI यूनिट क्या होती है? वॉट। तो वॉट में कन्वर्ट करिए, तो इसको आप 746 वॉट। हाँ, और फोर्स पूछ रहा है, इसको ऐसे रहने देते हैं। वेलोसिटी 36 है, तो 36 तो km/h दिया है, जो कि SI यूनिट नहीं है। मीटर पर सेकेंड में डायरेक्ट 5/18 से करिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो 10 मीटर पर सेकेंड हो गया ये। तो 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे लिख दीजिए आप। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 746 डिवाइडेड बाई 10 यानी 74.6। अब देखिए 74.6 तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन उसके नियर अबाउट कौन सा ऑप्शन है आपका? 75.5। एक्चुअली इन्होंने क्या किया है कि 1 hp को 746 की जगह कितना ले लिया है? 750 वॉट ले लिया है, इसलिए आंसर इतना आ रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसका नियर अबाउट एक ही ऑप्शन है, कोई और ऑप्शन नहीं है, तो इतना कंफ्यूजन नहीं होगा। आप इसको लगाइए और आगे चलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एन एक्चुअल पुली सिस्टम ऑलवेज हैज मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वेलोसिटी रेशियो। इट इज बिकॉज। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, देखिए वेलोसिटी रेशियो से कम क्यों हो रहा है मैकेनिकल एडवांटेज? इसलिए क्योंकि वेलोसिटी मैकेनिकल एडवांटेज तो इस बात पे भी डिपेंड करता है ना, जो आप उस जो मशीन है, यानी जैसे पुली की बात कर रहा है, वो तो पुली में रोप है, पुली का अपना वेट है और फ्रिक्शन है, ये सारी चीजें एक्चुअली में एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए ये सब मैकेनिकल एडवांटेज को कम कर देती हैं। लेकिन वेलोसिटी रेशियो को कम नहीं कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी रेशियो तो उसके एक्चुअल डिजाइन पे बेस होता है ना। जो मशीन बनी है, जिस टाइम पे जिस डिजाइन की बनी, वो तो वैसी ही रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई मशीन कैसी भी बनी थी, थोड़े टाइम के बाद उसका बिल्कुल भी डिजाइन बदल के दूसरा हो गया हो, ऐसा नहीं होता है। इसलिए वेलोसिटी रेशियो डिजाइन पे डिपेंड करता है कि कैसी मशीन को बनाते टाइम पे कैसा डिजाइन रखा गया है, वो चेंज नहीं होता है। जबकि मैकेनिकल एडवांटेज चेंज हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीजें यानी रोप का वेट, पुली का वेट और उसमें उस बीच में जो फ्रिक्शन होता है, ये सारी चीजें उसको कम कर देती हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है, अ पार्ट ऑफ एफर्ट इज वेस्टेड इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन। बिल्कुल सही, अभी हमने देखा भाई। आप पहले अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आपको उतना ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, आप फ्रिक्शन को भी ओवरकम करने में आपका कुछ ना कुछ वेट चला जाएगा। तो पहला सही है, अ पार्ट ऑफ एफर्ट इज वेस्टेड इन ओवरकमिंग लोड ऑफ मूवेबल पुली। बिल्कुल सही, भी हमने कहा ना, पुली का लोड और क्या, रोप का वेट और फ्रिक्शन, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। ये 3 चीजें एक्चुअली में एग्जिस्ट करती हैं और ये मैकेनिकल एडवांटेज को कम कर देती हैं। उनमें से 2 आपसे यहां पूछी गई थी, तो बताइए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? भाई दोनों सही है ना? हाँ बिल्कुल सही, थर्ड ऑप्शन, दोनों ही सही है बिल्कुल। आगे चलते हैं। कह रहा है, अ बॉय ऑफ मास 40 kg वॉक्स अप अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स टू अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 40 सेकेंड्स। रेट एट विच द बॉय इज डूइंग वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। आपसे रेट पूछ रहा है, किस रेट से काम किया जा रहा है, वर्क और किस रेट से किया जा रहा है, यानी W/T पूछा जा रहा है आपसे। अब आप बताइए W कैसे निकालते हैं हम? अब यहां पे देखिए
आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है ना, नीचे से ऊपर जा रहा है। अच्छा, नीचे से ऊपर जा रहा है तो कौन सी एनर्जी यहाँ पे रोल प्ले करेगी अपना, हाइट गेन कर रहा है। हाइट गेन करने में कौन सी एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी, बोलो। तो वर्क डन, हाँ, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मास कितना दे रखा है, तो mgh अपॉन t हो जाएगा, तो मास है 40 और कितना है यहाँ पे, वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है, g की वैल्यू 10 ले लीजिए, हाइट कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, और t कितना आ जाएगा यहाँ से 40, तो ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 120, ठीक है। हाँ, अब देखो रेट एट विच द वर्क डन जो हो रहा है आपका, तो वही तो पावर होता है ना, तो यही तो पावर का फॉर्मूला होता है, आप सबको याद है अच्छे से, तो इसीलिए ये वॉट में आ जाएगा आपका। तो 120 वॉट, आसान सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, अ पुली सिस्टम ऑफ वेलोसिटी रेशियो 5 इज यूज्ड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 100 kgf थ्रू 10 मीटर वर्टिकल हाइट यूजिंग एन एफर्ट 50 kgf। कैलकुलेट द डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट एंड द मैकेनिकल एडवांटेज। अब देखिए यहाँ से पुली सिस्टम का वेलोसिटी रेशियो 5 दे रखा है। वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, बोलो, ये तो पढ़ा है ना, बहुत इजी है। अब वेलोसिटी रेशियो 5 है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट क्या है, निकालनी है हमें, ये देखिए, कैलकुलेट द डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट। अच्छा, लोड की डिस्टेंस दे रखी है क्या, बताइए, लोड ने कितना डिस्टेंस कवर किया, हाँ ये देखिए 10 मीटर दे रखा है आपको, तो यहाँ 10 रख दीजिए, तो बताइए डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कितना आ जाएगा 50, बोलो। अब इसका मतलब पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, तो पहला ऑप्शन सही है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता और बाकी हो सकते हैं। अभी सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। और क्या पूछ रहा है, मैकेनिकल एडवांटेज पूछ रहा है। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है, अभी पीछे देखा हमने, लोड अपॉन एफर्ट। तो लोड कितना दे रखा है बेटा, यहाँ लोड है 100 kgf है ना, और एफर्ट कितना लगाया आपने 50 का, तो उसको 50 रख दीजिए, यहाँ आ गया आपका, ये देखिए 2। तो कौन सा ऑप्शन इसके साथ सही जाएगा आपका, ये देखिए सी। तो ए एंड सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये केस बेस्ड क्वेश्चन दे दिया आपसे, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके यहाँ इस बार। पढ़ते हैं क्या कह रहा है। नीना एंड राजू वर प्लेइंग इन अ पार्क, देयर वाज अ 4 मीटर लॉन्ग सीसॉ, ठीक है, ये सीसॉ की लेंथ दे रखी है। राजू वेट्स 40 kg एंड नीना वेट्स 30 kg, ठीक है। दे सेट एट द एजेस दैट इज एट पॉइंट ए एंड बी। अब देखिए यहाँ पे आप लिख लीजिए, ए पे कौन बैठा है, राजू, और बी पे कौन है, नीना, है ना, सही है, बिल्कुल। अब ये क्या बोल रहे हैं, when they sat at the edges at points A and B the balance was not achieved, ठीक है। फिर they placed themselves in different positions to achieve the balance। अब वो उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन बनाया है कि कैसे बैलेंस को अचीव करें। पहला सिनेरियो है द इन विच डायरेक्शन अ रोटेशनल मोशन इज क्रिएटेड। बताइए रोटेशनल मोशन क्लॉकवाइज ही होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, या ये इधर झुकेगा ऐसे जाएगा या ये ऐसे जाएगा। तो कह रहे हैं किस डायरेक्शन में होगी, कब, कंडीशन दे रहे हैं व्हेन राजू एंड नीना सिट एट पॉइंट ए एंड बी। अब बताइए राजू इधर बैठेगा, राजू है 40 kg का और नीना कितने kg की है, 30 kg की। तो बताइए राजू का वेट ज्यादा है, अगर ये एग्जैक्टली बीच में है तो राजू का वेट ज्यादा है, तो ये इधर चला जाएगा। बताइए कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, हाँ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज चला जाएगा, नहीं पहला आंसर हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज इस केस बेस्ड क्वेश्चन का। दूसरा चलते हैं, हु शुड मूव टुवर्ड्स द पाइवट टू अचीव अ बैलेंस। अब देखिए यहाँ पे ये 40 kg था, ये कितना था अभी पीछे देखा हमने 30 था। अगर ये इक्वल डिस्टेंस है दोनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस है, तो आपको पता है कि फिर जब डिस्टेंस दोनों के बीच में, हाँ, डिस्टेंस अगर बराबर हो गई है तो आप सोचिए ये कांस्टेंट हो गया है, तो इसका मतलब है अब क्या करना पड़ेगा। आपको पता है जो मोमेंट क्रिएट होता है या टर्निंग इफेक्ट क्रिएट होता है वो जो उसके ऊपर वेट है या जो फोर्स लग रहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन से होता है। अब ऑप्शन एक सेकंड बेटा, अरे एक सेकंड, देखिए यहां ध्यान से क्या पूछ रहा है, हु शुड मूव टुवर्ड्स द पाइवट टू अचीव अ बैलेंस। किसको पाइवट की साइड पे मूव करना चाहिए, इधर, ये नीना है और ये राजू है, इधर मूव करना है, आगे मूव करना है। अब खुद सोचो, अगर नीना आगे मूव करेगी तो उसका टर्निंग इफेक्ट कम हो जाएगा ना, बोलो। नीना आगे मूव करेगी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होगी ना। मोमेंट आप पढ़ते हैं क्या होता है, F इंटू डी, ये है ना। तो इसमें अगर नीना आगे जाएगी तो डी कम हो जाएगा, और डी कम हो रहा है और फोर्स तो बढ़ नहीं रहा है, नीना 30 की 30 ही है, तो वो कम नहीं हो रहा, तो ओवरऑल आपका टॉर्क कम हो जाएगा। तो नीना आगे तो जाने से नहीं, क्योंकि नीना आगे जाएंगे तो ये फिर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बढ़ जाएगा इसका। तो किसको आगे जाना पड़ेगा बताओ बेटा, राजू को जाना पड़ेगा ना। हाँ, राजू आगे जाएगा तो फिर ये बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि राजू ऑलरेडी उससे ज्यादा है ना 10 kg। तो आंसर हो जाएगा
फर्स्ट राजू। नेक्स्ट आगे चलते हैं, कह रहा है राजू एंड नीना बोथ एडवांस टुवर्ड्स द पाइवट बाय 0.2। अब दोनों ही इक्वल आगे चले गए, थोड़ा सा तुम आ गए, थोड़ा सा हम आ गए, वो भी इक्वल डिस्टेंस, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर कह रहे हैं विल बैलेंस भी अचीव नहीं होगा, क्योंकि ये 40 पहले ही ज्यादा है ना, ये 30 है, इनको भी तो बराबर करो, है ना भाई। नीना तो मूव कर रही है, इक्वल हो जाना चाहिए। अरे कैसे, राजू भी तो मूव कर रहा है, तो उसने इसके इस मूवमेंट को नलिफाई कर दिया भाई, वो भी तो मूव कर रहा है आगे। देखो नीना के मूव करने से तो अचीव होने से रहा, क्योंकि टुवर्ड्स द पाइवट मूव कर रहे हैं ना बेटा, अवे फ्रॉम द पाइवट मूव करती नीना, तो कुछ समझ में आता है कि हाँ भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ रही है तो टॉर्क बढ़ेगा, लेकिन टुवर्ड्स द पाइवट मूव करने में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम हो जाती है, तो टॉर्क भी कम हो जाएगा। क्लियर है? अब अगर दोनों ही इक्वल डिस्टेंस मूव किए हैं तो कोई फायदा नहीं होने वाला, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर देंगे। अल्टीमेटली डिसाइडर कौन बनेगा? उनका वेट, और वेट में कौन ज्यादा है? राजू ज्यादा है, हाँ, तो बैलेंस अचीव होगा ही नहीं। बोलिए, क्लियर है? आगे क्या बोल रहे हैं? यस नो द सीसॉ विल हैव एन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशनल। हाँ, ये एंटी क्लॉकवाइज में ऑलरेडी जैसे पहले था वैसे ही एंटी क्लॉकवाइज जाता रहेगा। तो बोलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये भी सही है, सेकंड और थर्ड भी सही है, तो फोर्थ सही हो जाएगा ना, टोटल दोनों ही सही है भाई। थर्ड वाला एक्सप्लेन कर रहा है ना इस कंडीशन को, ऐसा क्यों होगा, तो भी सही है ना। हाँ, आगे चलते हैं, कह रहा है व्हाट शुड बी द करेक्ट पोजीशन ऑफ राजू एंड नीना ऑन द सीसॉ टू अचीव अ बैलेंस। अब इन्होंने पूछ लिया कि बता दीजिए कि भाई क्या करें कि बैलेंस अचीव हो जाए। तो पहला ऑप्शन बाय ऑप्शन चलते हैं। पहला कह रहा है नीना शुड शिफ्ट 0.5 मीटर टुवर्ड्स द पाइवट। देखो नीना शिफ्ट करेगी तो मामला हल नहीं होगा, अभी देख लिया ना हमने, नीना आगे जाएगी तो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम हो रही है, विच अल्टीमेटली डिक्रीजेस द टॉर्क, तो टॉर्क डिक्रीज हो जाएगा, तो कैसे होगा? फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो ये ऑप्शन गलत है। फिर कह रहे हैं बोथ शुड, अब दोनों अगर आगे चले जाएंगे 0. अभी हमने देखा था ना पीछे, दोनों आगे जाने से कुछ नहीं होगा, दोनों जाएंगे तो अल्टीमेटली राजू का वेट तो ज्यादा ही रहेगा। फिर कह रहे हैं राजू शिफ्ट 0.5, राजू को आगे जाना चाहिए। अब बताओ राजू अगर आगे जाएगा तो ओवरऑल टॉर्क कम होगा ना उसका, बोलो, क्योंकि उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम हो जाएगी। हाँ, तो ये दिस ऑप्शन इज मेकिंग सेंस, तो ये सही हो सकता है। फिर कह रहे हैं इट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव द बैलेंस, ये तो गलत है, एब्सर्ड है, पॉसिबल है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? आप यहाँ पे ट्रायल एंड एरर से भी कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक लगाइए, आप कॉमन सेंस यूज करिए, फिर भी आप आराम से थर्ड ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 था, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर डिटेक्टेड इन अ कॉस्मिक रे एक्सपेरिमेंट, द फर्स्ट विद काइनेटिक एनर्जी 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड द सेकेंड वन इज 100, ऑब्टेन द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स। अब आप बताइए काइनेटिक एनर्जी और स्पीड्स में क्या रिलेशन होता है? अच्छा, मास भी दे रखा है, दोनों का मास दे रखा है, तो फिर आप देखिए हाफ, ये इस तरह से आपको दे रखा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों दे रखे हैं ना, हाँ दोनों हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन की हो गई हाफ mv² ke, ठीक है। प्रोटॉन की क्या हो जाएगी? kp कितनी आएगी? हाफ m, और m भी अलग अलग हैं, तो me लिखिए, mp लिखिए, ठीक है, ये हो जाएगा v²। अच्छा, हाफ हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, वेलोसिटीज का रेशियो क्या बन रहा है, किसकी किसकी निकालनी है हमको? पहले किसका नाम है? इलेक्ट्रॉन, तो ये v डिवाइडेड बाई vp बेटा क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा ke इंटू मास किसका आएगा? ऊपर प्रोटॉन का आ जाएगा, है ना, और नीचे क्या आएगा? kp इंटू मास कितना आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन का आ जाएगा। अब वैल्यूज को रखिए जल्दी से, तो क्या आएगा? देखिए ध्यान से, ऊपर कितना है? ke कितना है? 10 है, इंटू मास कितना है इसका प्रोटॉन का? 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ध्यान से देखें सभी बच्चे, ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को भी कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं आप। 100 इंटू इलेक्ट्रॉन का कितना है? 9.11 इंटू 10⁻31। अब देखिए यहाँ पे हाँ, तो ये कितना आ गया बेटा? ये देखिए ये कैंसिल हुआ और ये 31 से 30 हो जाएगा, और जब ये ऊपर आएगा तो कितना बचेगा? ये 30 हो जाएगा ना, ये वाला जो 0 है इसको न्यूट्रलाइज करके। हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा, कोई प्रॉब्लम? सर हम ये कह रहे हैं +3 बचेगा, ऊपर आ जाएगा। हाँ, +3, और ये कितना बच रहा है हमारे पास बाकी? 1.6 डिवाइडेड बाई 9.11। हाँ, अब बताइए कितना आंसर आ रहा है? सभी बच्चे बताएं यहाँ से कैलकुलेट करके, थोड़ा स्मार्ट कैलकुलेशन। हाँ देखिए, और स्मार्टली कैसे कर सकते थे आप? क्या करिए, यहाँ से 10 स्क्वायर को बाहर करिए तो 10 हो जाएगा ना,
अंदर 10 बचेगा, उसको 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16.7 डिवाइडेड बाई 9.11 ये आएगा ना। बोलो इतना समझ में आया? जल्दी कैसे करना है? 10 क्यूब है, 10 क्यूब से स्क्वायर को बाहर कर देंगे यानी 100 को बाहर निकालेंगे तो 10 बचेगा ना। तो अंदर 10 जो बचा उसको मल्टीप्लाई करा दीजिए 1.67 से तो हो जाएगा 16.7। अब अप्रॉक्सीमेशन यूज करिए। अप्रॉक्सीमेशन का मतलब ये है कि यहाँ 10 रहेगा, इसको 16.7 को आप 16 मान लीजिए और 9.11 को 9 मानिए, तो बाहर कितना आ जाएगा? बोलो 4/3। अरे आ जाएगा ना, हाँ 4/3 बाहर आ गया। अब बताइए 4/3 को, हाँ बेटा 4/3 को क्या लिख सकते हैं? 1.33। तो इससे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 13.3 आ रहा है। अब बताइए कौन सा सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन दिख रहा है आपको? 13.33, सिर्फ एक ही ऑप्शन है 3। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में आप ये देखिए, जब यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए ऑप्शंस बहुत पास तो नहीं है, यहाँ पे ऑप्शंस पास नहीं है, तो आप इस तरह का चांस ले सकते हैं, ऐसा अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। ये स्मार्ट मेथड है, आपको सीखने पड़ेंगे, ठीक है, वरना ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आप अगर सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप स्मार्टली करते हैं तो आगे हो जाएंगे बाकी बच्चों से। यहाँ पे बोलो बेटा समझ में आया? ये समझा दें फिर से, यहाँ पे जल्दी बोलिए। आ गया? ठीक है बेटा, नेक्स्ट ये देखिए 13.54 द टोटल वर्क डन ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अरे तो बहुत बेसिक सा है, ठीक है, आपको पता है कि वर्क डन जब आप करते हैं किसी पे तो उसको एनर्जी देते हैं, है ना। बोलो वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क किया जाता है, नीचे से उठा के ऊपर ले गए तो उसको कौन सी एनर्जी देती है? पोटेंशियल एनर्जी। अब वो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा तो वापस से काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आपको वही एनर्जी वापस कर देगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब काम किया जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी में चेंज ला रहे हैं। पहले कुछ एनर्जी पे था, आपने काम किया तो एनर्जी बढ़ गई, ठीक है, क्लियर है, आपकी एनर्जी कम हो गई, तो एनर्जी में चेंज होता है, या तो ऑब्जेक्ट की एनर्जी कम हो जाती है या बढ़ जाती है, तो बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा तब होता है जब कंजर्वेटिव फोर्सेस काम कर रहे होते हैं, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं? जो सिर्फ पार्टिकल की इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करते हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये वाली कंडीशन तभी फुलफिल होती है जब कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। तो पहला बिल्कुल सही है कि हमेशा ऐसा होता है। कब होता है? लेकिन उसके लिए प्री कंडीशन है कि फोर्स को कंजर्वेटिव होना चाहिए, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, सब कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से हैं? जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है आपका, है ना, एयर ड्रैग है आपकी, हवा जो लगाती है, विस्कस फोर्स, तो ये सब नॉन कंजर्वेटिव है। तो पहला बिल्कुल सही है। फिर दूसरा कह रहा है ओनली इफ ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन एक्ट्स ऑन इट, गलत है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स ही खाली एक कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, और भी है। फिर कह रहा है ओनली इफ इलास्टिक फोर्स अलोन एक्ट्स, ये भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? पहला, ठीक है। आगे चलते हैं। इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्पीड देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा था, कितने लोगों ने किया इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन, हाँ देखो बेटा कैसे करना था। सबसे पहली देखो, जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसा करते चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कैसे करना है हमको। फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, यानी ये दिया हुआ है ना हमको, बोलो बेटा यही दिया है अकॉर्डिंग टू, हाँ अच्छा। हम लोग करते क्या है, जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो कांस्टेंट आ जाता है, तो मान लेते हैं कांस्टेंट k है, k/v हो गया, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, फोर्स का ऐसा कौन सा फार्मूला जानते हैं जिसमें आपकी जो है वो वेलोसिटी आती हो? कौन सा फार्मूला हम जानते हैं? ma वाला, एक ही फार्मूला जानते हैं ना फोर्स का। ऐसा एक्सेलरेशन वेलोसिटी से रिलेटेड, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है डेल्टा v/t या डेल्टा t कह सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। अब ऐसी सिचुएशन में अगर मान लो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं समझने के लिए, v/t, ठीक है। अब ये क्या है? ये अब ये v को इधर ले जाइए, t को उधर ले जाइए, क्या बन रहा है? mv² = k × t, क्लियर है। अच्छा, दोनों साइड पे 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो बताइए क्या बन गया? काइनेटिक एनर्जी है ये, हाफ mv² बना दिया आपने लेफ्ट साइड पे। काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गई है kT/2k। अब kT/2 में k/2 तो कांस्टेंट है ना, k तो कांस्टेंट है, ये पहले ही लिया हमने, और 2 तो कांस्टेंट है, तो हमें पता ही है। तो इन दोनों को अगर हटाएंगे तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? बोलो बेटा, लिख सकते हैं भैया? हाँ, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड है किससे? किससे? टाइम से। तो ऐसा रिलेशन लीनियर रिलेशन कहलाता है। कैसा? लीनियर रिलेशन। जैसे ये वाला रिलेशन था, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम थे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लीनियरली रिलेटेड है। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला, हाँ ठीक है बेटा। ये कह रहा था कि अगर कोई फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा है और उसमें एक प्री कंडीशन दी हुई है कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसकी स्पीड के, ठीक है, बॉडी की जो भी स्पीड रही होगी, तो हमने वहां से ड्राइव करना स्टार्ट किया कि जो क्वेश्चन में कह रहा है उसको लिख लिया हमने, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। पूछ क्या रहे थे? काइनेटिक एनर्जी बताइए।
काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन टाइम से पूछ रहे हैं, तो हमको ये फॉर्मूले को ऐसे मॉडिफाई करना है कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ जाए। कैसे लाना है? हमने फोर्स को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी लिखा, उसके बाद फिर हमने वहां पे एक इक्वालिटी साइन लेकर आए और साथ में कांस्टेंट लाना पड़ता है हमको, ठीक है, आप सबने पढ़ा हुआ है। कांस्टेंट आ गया यहाँ पे। अब F इक्वल टू के अपॉन वी है, के कांस्टेंट है, वी वेलोसिटी है। F को हम कैसे चेंज करें काइनेटिक एनर्जी आ जाए? काइनेटिक एनर्जी में क्या क्या होता है बेटा? मास होता है और क्या होता है? वेलोसिटी का स्क्वायर होता है। तो मास चाहिए तो हमने F को चेंज किया मास वाले फॉर्मूले में, m इंटू ए इज इक्वल टू के अपॉन वी। अब ए को हम वेलोसिटी के टर्म में अगर चेंज कर दें किसी तरह से, तो ये v इधर जाके mv स्क्वायर बन जाएगा, बाद में हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें लेफ्ट साइड पे काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो यहाँ पे ए को हमने चेंज किया, ये क्या होता है? वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पे हमने वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम रख दिया, उसके बाद ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम यहाँ पे mv स्क्वायर ले आए। अब ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ गई, सामने टाइम है। अब हम रिलेट कर लेंगे कि टाइम से वो कैसे रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड है, इनवर्सली रिलेटेड है। तो पता ये चला कि वो डायरेक्टली रिलेटेड है, जिसको हम लीनियर रिलेशन भी बोलते हैं। क्लियर है? अब बोलिए। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है अ फल्क्रम डिवाइड्स अ क्रोबार इन द रेशियो 3:1। व्हाट वेट विल बी लिफ्टेड इफ एन एफर्ट ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड एट द एंड ऑफ द लॉन्गर आर्म। देखिए क्या है, ये इस तरह से मान लीजिए, और यहाँ पे फल्क्रम कहाँ रखा हुआ है? 3:1 पे डिवाइडेड है। इसका मतलब ये है कि अगर ये 1 है तो ये क्या है? 3 है, ऐसा ही है। फिर कह रहे हैं कि व्हाट वेट विल बी लिफ्टेड इफ एन एफर्ट ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड एट द एंड ऑफ लॉन्गर आर्म। लॉन्गर आर्म पे आपने 100 न्यूटन का ये अप्लाई किया है। बोलिए अब यहाँ पे कितना वेट आप लिफ्ट कर लेंगे? तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा? जितना मोमेंट इनका होगा उतना ही मोमेंट यहाँ पे जो वेट लगा होगा उसका होगा। बोलो तो इसका मोमेंट कितना है? 100 इंटू 3, और इधर कितना? इक्वल कर दीजिए, W इंटू 1। तो आंसर कितना आ गया? कितना वेट उठा लेंगे आप? 300 न्यूटन का। ठीक है, इजी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये भी केस बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है वर्क डन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये सब आपने पढ़ लिया होगा, बहुत आसान है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं था। हम क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है इफ द टोटल मास ऑफ द बार्बल इज 50 kg। ठीक है, बार्बल जो ये उठाया हुआ है इसका पूरा मास 50 kg है। देन द वर्क डन बाय वेट लिफ्टर टू लिफ्ट इट अबव हिज हेड। अब नीचे से ऊपर उठा कर ले गया, कितना वर्क डन किया होगा? वर्क डन का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर ले जाता है, हाँ, mgh। ठीक है, तो mgh में m 50 दे रखा है, g आप 10 मान लीजिए, और h कितनी है? 2 है ना। g को 9.8 ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शंस ऐसे हैं जैसे लग रहा है 9.8 ही लिया गया है। तो ये 9.8 हो गया। तो ये कितना आएगा? 100 इंटू 9.8, जो कि कौन सा क्या बन जाएगा? 980 जूल। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बार्बल व्हेन इट इज लिफ्टेड ओवरहेड। अब देखो पिछले ही क्वेश्चन में हमने निकाल लिया है। भाई क्या निकाला था हमने? वर्क डन ही तो एनर्जी होता है, चेंज इन एनर्जी के बराबर। ठीक है, जितनी एनर्जी में चेंज आया है उतना ही आपने वर्क डन किया होगा। भाई एनर्जी कहाँ से आई? आपने ही तो दी उसको। तो आपने कितना काम किया था? 980 जूल्स का। तो एनर्जी कितनी स्टोर्ड हो गई उसके अंदर? उतनी ही स्टोर्ड हो गई, 980 जूल। हाँ सेम, तो इसमें कुछ करना ही नहीं था। हाउ मच वर्क इज डन व्हेन द वेट लिफ्टर होल्ड्स द बारबेल ओवरहेड फॉर 10 सेकेंड्स। अगर ये 10 सेकंड के लिए वहां पे रोके रहे तो क्या होगा? तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। वर्क डन के लिए एक फॉर्मूला ये भी तो होता है, F इंटू डी। हाँ, तो यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्जन टेक्स प्लेस इन दिस फिनोमिना। कौन सा एनर्जी कन्वर्जन लगा है यहाँ पे? तो एनर्जी कहाँ, कौन सी एनर्जी थी इसके पास? इसने अपनी एनर्जी जो खाना खाया था, ठीक है, उससे जो एनर्जी आई थी उसी से उठाया ना बारबल। तो हमारी बॉडी में जो एनर्जी है वो जो हम खाना खाते हैं तो कौन सी एनर्जी होती है? हाँ, कौन सी रिएक्शन चलती है अंदर? केमिकल। हाँ, तो केमिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, आसान था क्वेश्चन था। फिर देखिए असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है। फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉडी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए फोर्स की जरूरत है क्या? यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा? कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट मतलब जिसमें कोई चेंज ना हो रहा हो, सही है। और फोर्स, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है तो उसमें चेंज होता है उसकी वेलोसिटी में, पढ़ा है आपने। फोर्स कॉजेज द चेंज इन वेलोसिटी, उसी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो अगर फोर्स लग रहा है तो वेलोसिटी में चेंज होगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर है तो उसके लिए फोर्स की जरूरत है क्या? बताएंगे? हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर, अब यहां पे ये जो हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया है, क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमें एक फोर्स चाहिए होता है? क्योंकि वहां पे स्पीड कांस्टेंट होती है, लेकिन क्या चेंज हो रहा होता है हर पॉइंट पे?
वेलोसिटी, ये देखिए हर पॉइंट पे आपको वेलोसिटी चेंज होती मिलेगी, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे ये ऐसी होगी टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी को चेंज करने वाला कौन है, कौन चेंज करता है, फोर्स, है ना। तो यहाँ पे जो टूवर्ड्स द सेंटर फोर्स लग रहा होता है वो कौन होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, आपने पढ़ा है। तो बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन, पहला जो दर्शन है बिल्कुल सही है। दूसरे में बोल रहे हैं, रीजन उसका दे रहे हैं कि फॉर यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन द एक्सेलरेशन इज 0। सही है भाई? नो सर। सही नहीं है? अच्छा, स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, यूनिफॉर्म मोशन है उसकी, यानी उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है। क्या स्ट्रेट लाइन में मूव करने के लिए आपकी वेलोसिटी में लगातार चेंज होना जरूरी है? बताओ बेटा, नहीं। हाँ, आप कांस्टेंट वेलोसिटी से भी तो मूव कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन में। हाँ, सर्कुलर मोशन में आपको हर बार डायरेक्शन चेंज करना होता है, इसलिए वेलोसिटी चेंज होती चली जाती है। लेकिन स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन चेंज करना कोई मजबूरी नहीं है ना हमारी, तो वहां हम कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते रह सकते हैं। और अगर सिर्फ कांस्टेंट वेलोसिटी है तो वहां फोर्स है ही नहीं, इसका मतलब है फोर्स होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी। बोलो, स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक्सेलरेशन 0 होता है? यस सर, बोथ है। हाँ, क्यों नहीं, क्यों 0 होता है? क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, 0। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी 0 होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है। ये भी सही है, लेकिन यहां जो बात कही जा रही है उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। यहां सर्कुलर मोशन की बात कही जा रही है और ये बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मोशन की, बिल्कुल अलग है ना दोनों, बताइए। तो रीजन तो अपने आप में रीजन पूरा सही है, लेकिन वो एजर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, ए इज ट्रू, आर इज ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, कैसे खींचेंगे आप? डायग्राम में। हाँ बिल्कुल भाई, यहाँ ऊपर तो नहीं लगाएंगे ना, यहाँ पे भी ये भी नहीं। कन्वीनियंट डायरेक्शन कौन सी है, डाउनवर्ड है ना। कन्वीनियंट डायरेक्शन के लिए फिक्स पुली को यूज किया गया है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डायग्राम ए। आगे चलते हैं जल्दी से, ये भी आसान है, अभी हमने पीछे बताया था आपको। यहाँ पे देखिए, इस 100 kg को कितने टी बैलेंस कर रहे हैं बताओ, 2T1। और इस 100 kg को कितने T2 बैलेंस कर रहे हैं बताओ बेटा, 2T2, है ना। हाँ, तो दोनों में रेशियो बराबर ही आएगा ना, सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन है तो सेम आएगा, तो कितना आंसर होना चाहिए, 1:1, बिल्कुल सही। द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ वेट्स ऑफ पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ बॉडी अबाउट इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो बहुत आसान क्वेश्चन था। 0। हाँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जिसके अराउंड दोनों ही साइड पे क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट सब क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एजर्शन कह रहा है किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। रीजन है 1 किलोवाट आवर इज द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1000 जूल। पहला ऑप्शन तो, पहला एजर्शन तो बिल्कुल सही है, किलोवाट आवर यूनिट है एनर्जी की, हम जानते हैं। क्या दूसरा सही है, कह रहा है 1 किलोवाट आवर इज द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1000 जूल। सही कह रहे हैं ना, बिल्कुल सही है भाई। 1 घंटे में आपकी कितनी एनर्जी खर्च हो रही है, 1000, है ना। तो दूसरा भी सही है। दूसरा क्या पहले को एक्सप्लेन कर रहा है, हाँ कर रहा है। दूसरा बता रहा है ना हमको कि एनर्जी कैसे कंज्यूम होती है। पहला बता रहा है कि 1 किलोवाट आवर एनर्जी, सॉरी किलोवाट आवर एनर्जी की यूनिट होती है। दूसरा ये बता रहा है कि किलोवाट आवर कैसे एनर्जी की यूनिट है, कैसे रिलेटेड है। तो वो बता रहा है एक्सप्लेन करके कि 1 किलोवाट आवर का मतलब ये होता है कि 1 घंटे में 1000 जूल एनर्जी खर्च हो रही है। क्लियर है, बोलो तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोनों सही है ना, ए एंड आर ट्रू है और आर एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन भी अच्छा था, कितने लोगों ने किया इसको? तो कह रहा है 2 पार्टिकल्स, हाँ अब मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को जल्दी करने के क्या तरीके होते हैं, कैसे करिए। 2 पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली विद द सेम स्पीड, द रेशियो ऑफ देयर सेंट्रीपिटल फोर्स। पहले आप ये बताइए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r। बोलो कितने लोग जानते हैं इसको? सभी जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं ना ये, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ये होता है। हाँ अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना था, 2 पार्टिकल हैं तो F1 F2 2 फोर्स होंगे और उनकी रेडियाई भी R1 R2 हैं। आप क्या करिए, आपको इनसे कोई मतलब ही नहीं है, ये सब तो कांस्टेंट है क्योंकि रेडियस की बात कर रहा है। इसका मतलब F1 डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, ऐसे क्या लिख सकते हैं, बोलो बेटा, लिख सकते हैं ना। तो क्या हम ये भी लिख सकते हैं, बोलो। हाँ, तो अब दोनों का अगर हम रेशियो निकालेंगे और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो R2 ऊपर जाएगा, R1 नीचे आएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। हाँ तो आ गया आंसर, खत्म क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन सही है?
R2/R1, पहला ऑप्शन सही है। तो आपको डायरेक्ट इस तरह से फॉर्मूले को छोटे टुकड़ों में तोड़ लो, ठीक है। जो रिलेशन हमारे काम का है उसको लेंगे, बाकी छोड़ देंगे, बाकी कांस्टेंट हैं, उसको लिख के टाइम वेस्ट क्यों करना हमको। आगे चलिए, फिर आगे आपका केस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा अच्छे से। हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे सीधे। कह रहा है फॉर अ मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 5 सिस्टम देयर शुड बी पुलीज इन द ब्लॉक एंड पुलीज इन द टैकल। 5 मैकेनिकल एडवांटेज आपको चाहिए। मैकेनिकल एडवांटेज 5 आप कैसे बना सकते हैं? वैसे यहाँ आपको जो पुली दी है वो कितनी है? 6 पुलीज है ना। हाँ, यहाँ पे टोटल 6 पुलीज दे रखी हैं, आपको 5 का बनाना है। अब ऑप्शन के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। ऑप्शन ये बता रहे हैं कि टोटल कितनी पुलीज यूज हुई हैं? 5 ना, बोलो ये 5 ही तो यूज हुई है, और मैकेनिकल एडवांटेज इसीलिए 5 है भी हमारे पास। अब आप ये बताइए, आप सबने पढ़ा है कि कंडीशन क्या पढ़ी है कि जो ब्लॉक होता है ऊपर का, उसमें जितनी नंबर ऑफ पुलीज होती हैं, टैकल में आपको नंबर ऑफ पुलीज या तो उतनी ही रखनी पड़ेंगी या उससे एक कम, है ना। कभी भी टैकल में, यानी नीचे वाला जो पोर्शन होता है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का, नीचे वाले में आप कभी भी ऊपर वाले से ज्यादा पुली नहीं लगाएंगे। पढ़ा है बेटा, सबने पढ़ा है। या तो उसके बराबर लगाएंगे या उससे कम लगाएंगे एक। तो अब यहां पे देखिए, आप बराबर वाला तो कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि 5 है, ऑड नंबर है ना। तो आपको ऊपर 3 लेनी ही पड़ेंगी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड ऑप्शन है, बाकी कोई सही हो ही नहीं सकता। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है। अब कह रहे हैं 6 मैकेनिकल एडवांटेज, अगर आपको 6 चाहिए तो 6 चाहिए तो हमारे पास ऑप्शन है कि 3 ऊपर लगाएं 3 नीचे लगाएं, बोलो, है ना। भाई यहां तो हम डिवाइड कर सकते हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 4th, हाँ बिल्कुल सही। नेक्स्ट है फॉर अ मैकेनिकल एडवांटेज 6 सिस्टम 1 एंड ऑफ द स्ट्रिंग विल बी फिक्स्ड टू। देखिए ध्यान से, मैकेनिक देखिए 6 चाहिए। 6 के लिए भी हमने कितनी लगाई थी ऊपर? बोलो बेटा, ऊपर कितनी लगाई थी? 3। तो 3 ऊपर लगेंगी और 3 ही नीचे लगेंगी। तो टैकल में भी हम 3 लगा देते हैं। ये आपकी 3 पुली टैकल में हो गई। अच्छा, हुक तो दोनों ही साइड बना देते हैं, पता नहीं किधर जाएगी स्ट्रिंग आपकी। अब देखिए कैसे डालेंगे स्ट्रिंग? भाई एफर्ट को आप ऐसे इधर खींच रहे होंगे ना, बोलो, तो इसका मतलब ये स्ट्रिंग ऐसे जाएगी और ऐसे जाके सबसे नीचे जाएगी, बोलो, सबसे नीचे से फिर ऊपर सेकंड, और फिर यहाँ आएगी, यहाँ वाली सेकंड लास्ट में, फिर एक और बची है ऊपर, उसको कवर कीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये इसमें आ रही है ना, इस वाले हुक में। सही है? गड़बड़ हो गया कुछ, मुझे लग रहा है। हाँ, थोड़ी गड़बड़ कर दी हम लोगों ने। क्या गड़बड़ की? देखिए ध्यान से, ये ऐसे ऊपर जाएगी, ये ऐसे नीचे जाएगी, और अभी ये बची थी ना, तो ये ऐसे अभी और नीचे आएगी, ये ऐसे। बोलो, अब सही है ना? ये वाला सही है। फिर से बना देते हैं। ये ऐसे गई, ये ऐसे आई, ठीक है, और ये इस तरह से आने के बाद आपकी ये ऐसे जाके और यहाँ लगेगी ये इसमें। इसका मतलब ये है कि कहाँ पे लग रही है बताइए? लोअर एंड ऑफ द एक्सेल ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक के लोअर एंड पे लग रही है ना, बोलो, सही तो है। ये ब्लॉक है और यही ब्लॉक का लोअर एंड है। दूसरा कह रहा है अपर एंड ऑफ द एक्सेल ऑफ द टैकल। टैकल की अपर एंड पे नहीं लग रही है। बस यही दोनों ऑप्शन हो सकते थे, बाकी तो बिल्कुल। कौन सा सही होगा? हाँ, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, ब्लॉक पे लगेगी, ब्लॉक के लोअर एंड पे। ब्लॉक में तो लोअर एंड में ही मिलेगा ना आपको, अपर एंड में कहाँ मिलेगा? टैकल में हमेशा। हुक जो है वो ब्लॉक के लोअर एंड में होगा और टैकल के अपर एंड में होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है मैकेनिकल एडवांटेज 6 1 एंड ऑफ द स्ट्रिंग विल बी फिक्स्ड टू। ये तो रिपीट हो गया क्या? अच्छा, वो 5 के लिए था क्या पीछे वाला? दोनों 6 के लिए बोल दिए इन्होंने। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है 5 होना चाहिए था। ये शायद मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ पे मिसप्रिंट है। क्वेश्चन वहाँ तो सही होगा आप लोगों का। कितना था याद है? भूल गए होगे। तो 5 होगा ये। और 5 के लिए क्या करेंगे हम? कैसे बनाएंगे? पीछे वाला देखते हैं। अगर मान लो यहाँ पे 5 होते तो क्या करते? चलो नया बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 5 हैं तो ऊपर हमें कितने बनाने पड़ेंगे? 3। और नीचे कितने बनाने पड़ेंगे? 2। क्या ऑप्शन तो नहीं है हमारे पास और, तो बना लेते हैं। 2 नीचे बना लिए हमने। ये हुक हो गए। ठीक है, अब थ्रेड डाल देते हैं। कैसे डालेंगे? रोप ये ऐसे जाएगी, ठीक है, सबसे नीचे, उसके बाद फिर ऊपर, फिर ये देखिए कोई छूटना नहीं चाहिए। ये देखिए नीचे आ गया। तो इसका मतलब ये है टैकल आपका और टैकल के अपर एंड में, है ना, टैकल के अपर एंड में। तो अपर एंड ऑफ द एक्सेल ऑफ द टैकल, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। एजर्शन है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम देन इट शुड बी एट रेस्ट ओनली। गलत है। हम सब जानते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम भी होता है। बोलो, होता है?
स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, डायनामिक होता है, तो इसका मतलब कोई चीज़ मोशन में रहते हुए भी इक्विलिब्रियम में हो सकती है नहीं? अरे हाँ, जैसे बारिश की बूंद गिरती है तो आप पढ़ा होगा आपने, तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम है। तो पहला तो एजर्शन तो गलत हो गया, ठीक है। अब बताइए, अब देख लीजिए आप यहाँ पे कि पहला आपने देखा गलत हो गया है, अब बाकी मत देखिए। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। कौन सा बचा? एक ही तो बचा ना। अगर ऑप्शन एलिमिनेशन थोड़ा हम अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड को लगाएं तो फिर कितनी जल्दी कर सकते थे, हमें दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कितनी जल्दी लाइटनिंग फास्ट स्पीड पे क्वेश्चन हो जाता, क्योंकि कोई ऑप्शन और मैच ही नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन पे नजरें जरूर रखिए, इसे अपने टाइम सेविंग मोड में आप चले जाएंगे और कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप आगे देंगे बोर्ड्स के बाद भी, तो आपकी ये हैबिट बन जाएगी उसके लिए। तो इसको बहुत स्मार्ट तरीके सीखना बहुत जरूरी है करने के, ठीक है। आगे चलते हैं, समझ में आ गया सबको? वैसे हम करवा देते हैं इसको। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट मे बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो दूसरा बिल्कुल सही है। हाँ बेटा, कुछ पूछ रहे हैं? Yes, sir. Sir, question number 23 on the website it was given that the Question number? answer is 23 से मत बोलो, ऐसे बोलो ना, इसमें तो 23 24 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम पीछे चलना है। Yes, sir. अच्छा, Sir, website तो ये वाला सर पीछे। अच्छा, ये वाला पीछे वाला, तो ये वाला। सर, आप पीछे नहीं जाना। अरे कितना पीछे ले जाओगे? हाँ, ये No, sir. तो पूरा हो जाने देते हैं, फिर चलेंगे पीछे, है ना बेटा? इसके बाद वाला। अच्छा, इसके बाद वाला कौन सा? ये Yes, sir. Yes, sir. हाँ बोलो। वेबसाइट पे थर्ड ऑप्शन दिया। थर्ड ऑप्शन? सर, वेबसाइट पे दिखा रहा था कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, ऐसा कुछ था तो स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए था। देखेंगे, मैं देख लूंगा। अगर ऐसा है तो उसमें जिन बच्चों ने भी फर्स्ट मार्क किया होगा उन सबको मार्क्स मिल जाएंगे, या सबको ही एक एक मिल जाएगा, ठीक है। अगर कोई ऑप्शन रॉन्ग होता है किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से तो सबको उसका इक्वल मार्क्स मिल जाता है। आपको बोर्ड में भी ऐसा ही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, ये हो गया, समझ गए हम। आगे चलते हैं। टीचर गेव 4 ऑब्जेक्ट्स टू लीना टू फाइंड, ये आपने पढ़ लिया होगा। हम यहाँ आते हैं। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रेक्टेंगुलर लैमिना, आप सब ने पढ़ा है। रेक्टेंगुलर लैमिना में क्या होता है? रेक्टेंगल्स के क्रॉस सेक्शन पे होता है ना, बोलो। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स, रेक्टेंगल्स की जो डायगोनल्स होते हैं उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे कहाँ पे? जैसे यहाँ पे अगर हम बनाएं तो ये है ना, यहाँ पे होगा। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन सही है। फिर कह रहा है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ट्रायंगुलर लैमिना। अब ट्रायंगल में आप जब बनाते हैं इस तरह से तो क्या कहलाते हैं? ये मीडियन कहलाते हैं ना ये, और ये मीडियन का, हाँ, तो ये सेंट्रॉइड भी कहलाता है। याद हो, पढ़ा होगा आप लोगों ने, बोलो। सेंट्रॉइड तो इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियम भी हो सकता है वो बोर्ड्स में ऐसे ऑप्शन देते हैं कि सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड भी वही चीज होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रिंग। अब रिंग की सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको पता है कहाँ होती है? बीच में होती है ना, बिल्कुल, जहां पे उसका कोई मास ही नहीं होता है। इज ऑन द सर्कमफेरेंस, गलत है। इज एट द सेंटर ऑफ द रिंग, हाँ सही है। और डज नॉट फिजिकली एग्जिस्ट, ये भी सही है। भाई फिजिकल पोर्शन पे तो है नहीं, उसके बीच में कहीं पे है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ यहाँ पे? फोर्थ। हाँ, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है हाउ लीना कैन डिटरमाइन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द इररेगुलर लैमिना। इररेगुलर लैमिना जो होता है उसमें आपको क्या करना होता है कि आप यहाँ पे एक पॉइंट ऐसे लीजिए और इसको क्या करिए, यहाँ पे आप ऐसे फ्रीली सस्पेंड करिए कोई ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे कोई मास आपने रख दिया, अब आपने एक बार यहाँ पे एक बार लगाया, उसके बाद इसको ऐसे से टिल्ट कीजिए, हर एक पॉइंट पे लगाइए, यहाँ पे लीजिए और ऐसे वेट हो जाएगा, मतलब वो होगा वैसे ही वर्टिकल डायरेक्शन में ही, ठीक है। ऐसे आप हर एक पॉइंट पे लगा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपने किया तो वेट वो ऐसे आ गया, ठीक है। हर एक पॉइंट पे आपने जब किया एजेस पे, तो अब ये जो जहाँ पे सबका, ये देखिए जहाँ पे ये सारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वही पॉइंट इसका क्या कहलाएगा? इर्रेगुलर लैमिना का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। तो अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कह रहा है 3 पॉइंट्स, और मिनिमम 3 पॉइंट्स तो आपको लेने हैं 3 एजेस पे, हमने 3 से ज्यादा दिखा दिया आपको। 3 एजेस आपको लेनी है, वहां से एक थ्रेड के थ्रू आपको एक मास वहां पे लटकाइए, जब वो स्टेबल पोजीशन में आ जाए तो वहां पे मार्क कर लीजिए, ठीक है। इसी तरह से 3 कॉर्नर से करेंगे। उन तीनों कॉर्नर से जो 3 लाइन आएंगी, वो तीनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी वही उस इर्रेगुलर लैमिना का क्या कहलाएगा बेटा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। 3 points are to be taken at the edges of lamina, then the object is to be suspended from any of the chosen points and the weighted string is to be dropped from the same point and a line is to be drawn on the lamina along the string। वही जो हमने बताया भी आपको।
This procedure is to be repeated from the other 2 points on the lamina. These 3 lines will intersect at a point on the lamina which is the center of gravity. पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, सही है ना? तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्या पूछ रहे हैं? हाँ, ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? हाँ, सेम क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अ मशीन इज ड्रिवन बाय 100 kg मास दैट फॉल्स 8 मीटर ऑन 4 seconds. It lifts a load of mass 500 kg if the efficiency of the machine is 75%. What is the power output? बहुत आसान क्वेश्चन है। कितना आंसर आया इसमें? मशीन इज ड्रिवन बाय 100 kg मास, ठीक है, और कितना गिर रही है? 100 kg मास है उसका और 8 मीटर ऑन 4 seconds, ठीक है। हमें निकालना क्या है? पावर निकालनी। पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? हाँ, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे? पावर इंटू टाइम। नहीं तो ऊपर हमें दे रखा है ना, तो मास 100 kg मास है और वो 8 मीटर गिर रहा है ऑन 4 सेकेंड, इन 4 seconds। हाँ, तो mgh में h पता है हमें? हाँ पता है, ठीक है, g भी पता है। तो ये हो जाएगा 100 इंटू कितना हो जाएगा? 8 मीटर इंटू आप 10 मान लीजिए, ये हो जाएगा 4 सेकेंड। ये बोल क्या रहे हैं? इट लिफ्ट्स अ लोड ऑफ मास 500 kg इफ द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन इज 75%। तो 75% जब एफिशिएंसी हो जाती है मशीन की, तो वो सिर्फ 500 kg को लिफ्ट करता है। तो उस केस में पावर कितनी हो जाएगी? भाई पावर भी डायरेक्टली रिलेटेड है ना लोड ऑफ मास यानी 500 kg के, बताइए। तो 75% हो जाएगी इसकी। इसका 75% कितना आ रहा है? निकालिए भाई, ये 2000 है, 2000 का 75%, 75 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना मिल रहा है? 1500 ना? 1500 ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो गया आपका नन ऑफ दीज। बोलो क्लियर हुआ, समझ में आया? आगे चलते हैं। कुछ नहीं करना था आपको। अगर वो 500 kg का मास उठा पा रहा है, इसका मतलब पावर तो डायरेक्टली रिलेटेड है ना मास से। तो अगर वहां 75% का डिडक्शन आया है तो यहाँ पे भी आएगा। तो पावर हमने निकाली, उसका 75% निकाल लिया कि इतना रह जाएगा अब आगे से। अ पंप मोटर इज यूज्ड टू डिलीवर वाटर एट अ सर्टेन रेट फ्रॉम अ गिवन पाइप। ये क्वेश्चन कितने लोगों ने किया? अटेम्प्ट किया था ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन था इस पेपर का, ठीक है। टू पंप मोटर इज यूज्ड टू डिलीवर वाटर एट अ सर्टेन रेट फ्रॉम अ गिवन पाइप। एक पाइप से, एक पाइप है, जैसे मान लीजिए ये पाइप है और इस पाइप से आपका ये पानी निकल रहा है, ठीक है। अच्छा, जो रेट है वो क्या है? कितना मास कितने टाइम में, पानी का कितना मास कितने टाइम में निकल रहा है, यही तो रेट हुआ ना। बोलो m/t, कितना मास पानी का कितने टाइम में निकल रहा है। इतना समझ में आया कि कह रहा है वाटर एक सर्टेन रेट से निकाल रहा है, कितना पानी यानी पानी का कितना मास कितने टाइम में निकल रहा है। कह रहा है टू ऑब्टेन ट्वाइस एज मच एज वाटर फ्रॉम द सेम पाइप। उसी पाइप से आपको उससे डबल पानी निकालना है। अच्छा, m/t क्या होगा आप जानते हैं? ये यहां से m/t, m को हम किस में तोड़ सकते हैं? m को हम m किससे मिलकर बना है? वॉल्यूम और डेंसिटी से। बोलो, ये हो गया t। वॉल्यूम को और हम किस में तोड़ सकते हैं? a, और किस में तोड़ा जा सकता है बताइए? a इंटू लेंथ। हाँ ठीक है, ये लेंथ हो गया, वो डेंसिटी हो गई। अच्छा, लेंथ जो है पानी की, यानी पानी कितना लेंथ कवर कर रहा है और कितने टाइम में कवर कर रहा है, इसी को तो वेलोसिटी कहा जाता है। तो क्या इसको a इंटू वेलोसिटी इंटू रो बोल सकते हैं? बोलिए बेटा, क्या ऐसा कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। अभी हमने देखा कि पावर क्या थी, पावर क्या है? रेट कह रहे हैं द पावर ऑफ द पंप हैज टू बी इंक्रीज टू। आप सोचिए यहाँ पे ध्यान से कि जो वर्क डन, वो सॉरी, जो पावर है आपकी वर्क डन अपॉन टाइम, तो वर्क डन आपका क्या होता है? एनर्जी में चेंज होता है ना। एनर्जी में ही तो चेंज देते हैं, जब आप काम करते हैं तो किसी एनर्जी में चेंज लाते हैं। बोलिए, तो क्या वर्क डन को आप क्या लिख सकते हैं? के ही नहीं लिख सकते डिवाइडेड बाई टी? बोलो, लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। अच्छा, के ई को क्या लिख सकते हैं हम? के ई को क्या लिख सकते हैं? हाफ एम वी स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है, हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी। एम बाई टी की वैल्यू क्या निकाली हमने? एम बाई टी की वैल्यू क्या निकाली अभी हमने? ये देखिए यहाँ से पहले ही निकाल लिया हमने। हाँ, तो एम बाई टी की वैल्यू हमने निकाली है ए वी रो इंटू वी स्क्वायर। तो आप बताइए, हाफ ए वी स्क्वायर रो लिख सकते हैं इसको, वी क्यूब। सही है। इसका मतलब पावर जो है वो वेलोसिटी से कैसे रिलेट कर रही है?
पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v क्यूब, सही है? हाँ, अब ये फॉर्मूला तो डायरेक्ट याद होना चाहिए, हमने तो आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देने के लिए ड्राइव करवाया कि कहाँ से आया इसको समझो। वैसे तो जनरली डायरेक्ट याद होना चाहिए कि पावर का रिलेशन हाफ ए वी क्यूब इंटू रो होता है। अब यहाँ से आपको पावर और वेलोसिटी का रिलेशन पता चल गया। आपसे क्या पूछ रहा था कि टू ऑब्टेन द ट्वाइस एज मच एज वाटर फ्रॉम द सेम पाइप इन द सेम टाइम द पावर ऑफ द पंप हैज़ टू बी इंक्रीज्ड। ठीक है, अब आप बताइए पावर कितने से बढ़ेगी? अगर ये वेलोसिटी डबल हो रही है तो कितने से बढ़ जाएगी? साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे भाई, 2 से बढ़ेगी अगर तो 2v का क्यूब हो जाएगा, कितना देगा ये? 8, है ना? साफ दिख रहा है कि वो क्यूब के रेशियो में बढ़ रही है, यानी यहाँ से अगर ये 2 टाइम्स बढ़ा तो पावर कितनी बढ़ रही है? उसका क्यूब बढ़ रही है। तो रेट, अगर आप ट्वाइस एज मच एज वाटर चाहते हैं, इसका मतलब क्या चाह रहे हैं आप? इस ट्वाइस एज मच एज वाटर का मतलब ये है बेटा कि पहले मान लो m मास का पानी निकल रहा था t टाइम में, अब निकलना चाहिए 2m, है ना, उसी टाइम में, t टाइम में ही। ठीक है, इसका मतलब पहले अगर वेलोसिटी v थी तो अब वेलोसिटी कितनी होनी पड़ेगी? डबल, क्योंकि टाइम तो बढ़ा नहीं रहे हैं आप। तो अगर उसको डबल करेंगे तो पावर के रिलेशन वेलोसिटी से क्या है? क्यूब में। तो वेलोसिटी अगर डबल हो जाएगी तो उसका क्यूब हो जाएगा, फिर बाहर निकल के क्या हो जाएगी? 8 टाइम्स। इसका मतलब पावर बढ़ानी पड़ेगी कितनी आपको? 8 टाइम्स बढ़ानी पड़ेगी। यानी ऐसा मोटर लाना पड़ेगा जिसकी पावर पहले वाले मोटर से कितनी हो? 8 टाइम्स हो। तब आपको उतने ही टाइम में, मान लीजिए पहले 10 मिनट में आपको 10 लीटर पानी मिल रहा था उस पाइप से, अब आपको 10 मिनट में 20 लीटर पानी चाहिए, तो कितने पावर का पंप आपको लगाना पड़ेगा? तो कितने बढ़ाएंगे? अभी हमने देखा 8 टाइम्स बढ़ जाएगी, है ना। पहले मान लीजिए 1 हार्स पावर का आप मोटर यूज कर रहे थे, अब कितने चाहिए? 8 हार्स पावर का मोटर चाहिए। अगर आपको उसी 10 मिनट में 20 लीटर्स पानी चाहिए। क्लियर है? तो ये आपका 8 टाइम्स आंसर हो गया। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा लॉजिक रीजनिंग लगती है यहाँ पे, ये तो आसान है। कह रहा है P एंड Q कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है हमको P और Q के अबाउट। अब P के अबाउट निकालते हैं पहले। P के अबाउट सोचिए, P के अबाउट ये इधर घूमेगा और ये इधर। अब दोनों की डिस्टेंस कितनी है वर्टिकल? बताइए, ये फोर्स हो गया आपका और ये वर्टिकल डिस्टेंस है, कितना आएगा बताइए टॉर्क यहाँ पे P के अबाउट P। तो τ1 इंटू कितना हो जाएगा ये आपका, सॉरी इंटू नहीं, τ1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी ये हो जाएगी 25 इंटू 0.05, कितना आ जाएगा? कैलकुलेट करिए, 125 यानी 1.25, है ना। और τ2 कितना आ जाएगा, यानी अब ये वाला इसके अबाउट घूम रहा है, बाकी ये वाली डिस्टेंस भी तो है, ये डिस्टेंस कितनी होगी? 0.2 माइनस 0.05, तो कितना आ रहा है बेटा? ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपकी? कितनी आ जाएगी? 0.15, सही है। तो 25 इंटू 0.15 ये कितना दे देगा हमें? ये दे देगा हमें 3.75, है ना। तो टोटल टॉर्क कितना हो जाएगा? ऐड कर दीजिए दोनों को, τ1 प्लस τ2 कितना हो जाएगा? 1.25 प्लस 3.75 कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, 5 न्यूटन मीटर। और ये किधर घुमाएगा? ये कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। और ये भी कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। तो अल्टीमेटली ये ऐसे चल रहा है ना, स्टीयरिंग की तरह गाड़ी की, ये ऐसे चलेगा, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा 5 न्यूटन मीटर। तो अभी तो P के अबाउट निकाला है, Q के अबाउट भी निकालना है हमें अगला। तो Q के अबाउट देखते हैं कैसे निकलेगा। देखिए Q के अबाउट आपको निकालना है और यही डिस्टेंस है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कोई है ही नहीं इस डायरेक्शन में, है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो Q के अबाउट है ही नहीं इस वाले की 25 की, तो τ1 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा इस केस में, τ1 तो इस केस में 0 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे Q के अबाउट, जब आप Q के अबाउट घुमाएंगे इसको, ये देखिए ये फोर्स लग रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कोई नहीं है, 0 है। तो 0 है तो τ1 आपका क्या हो जाएगा इस केस में? 0 हो जाएगा अबाउट Q। P वाला तो देख लिया हमने। τ2 कितना आएगा? τ2 में अब आपको Q के अबाउट इसको घुमाना है, तो ये पूरी डिस्टेंस आप ले लेंगे, ठीक है। इसके अबाउट घूमेगा ना ये ऐसे, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी है बेटा? 0.2, और ये फोर्स तो उतना ही है, तो कितना आ जाएगा? फिर आ गया 5। और ये किस डायरेक्शन में ले जा रहा है? ये भी क्लॉकवाइज ले जा रहा है, पीछे वाला भी क्लॉकवाइज ले जा रहा था, तो पीछे वाला भी 5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज था, ये भी 5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन, है ना। ये देखिए 5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, दोनों ही 5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज से उसको घुमाएंगे। हाँ बेटा, तो पिछले वाला का पहले वाला पहले ये वाला कर लेते हैं, है ना, क्वेश्चन पेपर एंड हो जाएगा। जिन
तो अब देखिए, टू फोर्सेज F1 एंड F2 आर अप्लाइड ऑन अ सर्कुलर बॉडी। ठीक है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये बोल रहे हैं दो फोर्सेज हैं, उनका कपल दे रखा है आपको। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये डायमीटर होती है ना, ये पूरा, ये तो डायमीटर हो जाएगा पूरा। तो आप सब जानते हैं कपल का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू उसके बीच की डिस्टेंस, क्योंकि फोर्स तो सेम होते हैं, तो फोर्स इंटू उसके बीच की डिस्टेंस, और ये दे कितना रखा है, 9 है ना, तो ये हो जाएगा 15 इंटू डी इज इक्वल टू 9। तो डी कितना आ रहा है बताइए, 3/5, सही है, हाँ सही है, 3/5 मीटर, लेकिन आंसर दिया है सेंटीमीटर में, और वो भी रेडियस निकालनी है, अभी तो डायमीटर निकला है ना। तो हाँ देखते हैं अभी, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 60। अब बताओ डायमीटर अगर 60 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, उसकी हाफ 30, तो आंसर हो जाएगा आपका 30। तो ये पेपर बेटा आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसमें कोई और आपके, देखिए आप अगर कॉमन सेंस और लॉजिक लगाकर इसको करते, आपने जो भी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी थी उसको भी इंक्लूड करके, तो आप अभी हमने जैसे ऑप्शन एलिमिनेशन वाली टेक्निक बताई आपको, और दूसरा क्या होता है फॉर्मूले में डायरेक्ट रिलेशन को पकड़ना, जैसे वह सेंट्रीपिटल फोर्स में हम डायरेक्टली वो हम पकड़ लिया हमने कि F जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के, ठीक है, उस रेडियस के। तो अगर आप डायरेक्टली इन रिलेशन पे पहुंच जाते हैं तो बहुत सारी कैलकुलेशन से बच जाते हैं आप, और जल्दी आंसर आ जाता है। ये हैबिट डेवलप करिए, आपको बहुत अच्छा मौका मिला है। अब इस साल आपको मल्टीपल चॉइस ही देना है, तो आगे आप कंपटीशन जब देंगे जेई का, नीट का, कोई भी, वहाँ सब मल्टीपल चॉइस का ही एनवायरनमेंट है। तो इस हैबिट से आप बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को छोटा कर लेंगे। जरूरी नहीं है वन वर्ड में, वन शॉट में ही वो क्वेश्चन हो जाए, लेकिन ऐसा छोटा हो जाएगा। किसी बच्चे का 5 मिनट में सॉल्व होगा, हो सकता है आपका 2 मिनट में हो जाए, 1.5 मिनट में सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ये टेक्निक को लगाना बहुत ज़रूरी है। हाँ बेटा, और कोई क्वेश्चन है अभी इसमें? पूरे हो गए क्वेश्चन, लास्ट था ना ये? हाँ लास्ट है ये। क्वेश्चंस की पीडीएफ, ठीक है, हम भिजवाते हैं क्वेश्चन की पीडीएफ। हाँ आंसर्स के साथ चली जाएगी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? हाँ अभी कोई बच्चा कह रहा था, हाँ मैं क्या पूछ रहा था, मशीन इज ड्रिवन बाय 100 kg मास दैट फॉल्स 8 मीटर इन 4 सेकेंड। पहले हम ये निकाल लिया यहाँ से हमने कि जो मशीन की ये बात कर रहे हैं उसकी पावर कितनी है ना। यहाँ तक एक मशीन की बात हो रही है या नहीं हो रही है? ये देखिए, यहाँ तक ये एक मशीन की बात कर रहे हैं इस पूरे स्टेटमेंट में, बोलिए यहाँ तक। उस मशीन की पावर हमने निकाल ली, उस मशीन की पावर बेटा कितनी आई? 2000 वॉट। ये तो मिटेगा नहीं क्योंकि हमने वहाँ पे ऑप्शन ऐसा दे दिया। ये देखिए 2000 आई थी ना, समझ में आ रहा होगा, 2000 आई थी, ये पूरा कैलकुलेट करके। अब आगे बोला है कि इफ इट लिफ्ट्स अ लोड ऑफ मास 500 kg, ठीक है, इफ द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन इज 75%। अब दूसरा केस दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए मशीन की एफिशिएंसी 75% हो जाती है तो बताइए पावर आउटपुट कितना होगा। तो आप खुद सोचिए, मशीन की एफिशिएंसी अगर 75% हो रही है तो पहले वो जितनी पावर जनरेट कर रही थी अब उसका 75% करेगी, है ना। पहले जितनी, हाँ, तो बस हमें पहले की पावर तो पता ही है, तो हम क्यों फिर कोई और चीज करें यहाँ से लेकर? कुछ नहीं करने की जरूरत है, हमें थोड़ा स्मार्ट तरीका अपनाया कि पहले की पावर हमें पता थी, उसका 75% हमने निकाल दिया। क्लियर है? बोलो। और कोई क्वेश्चन? ये वाला? अरे देखो इसमें क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, ये मिटेगा तो नहीं अब। देखिए ये कह रहा था एक पंप मोटर इज यूज टू डिलीवर अ वाटर एट, एक मोटर का पंप है जो कि आपका क्या कर रहा है, एक पानी निकाल रहा है एक सर्टेन रेट से, भी बताया ना हमने, जैसे मान लीजिए 10 मिनट में वो 10 लीटर पानी निकाल रहा है। अब ये कह रहे थे कि आप बताइए कि हमें इसी टाइम पीरियड में, यानी 10 मिनट में 10 लीटर से काम नहीं चल रहा, हमें डबल चाहिए, यानी 20 लीटर चाहिए। तो अब बताइए हम कितना बड़ा मोटर यूज करें कि वो मोटर हमें 10 मिनट में 20 लीटर पानी दे। अब आपको ये कैसे डिसाइड करेंगे आप कितना बड़ा मोटर आपको चाहिए? कितना बड़ा मोटर का मतलब ये कितनी हार्स पावर का मोटर चाहिए। पहले सपोज करिए आप 1 हार्स पावर का मोटर यूज कर रहे थे, उससे आपको 10 मिनट में 10 लीटर पानी मिल रहा था। अब आप चाहते हैं कि उस 10 मिनट में 20 लीटर पानी मिले, डबल पानी मिले उसी टाइम में। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि पानी कितनी स्पीड से पहले आ रहा है, क्वांटिटी जो नहीं चाहिए पानी की आपकी, उस क्वांटिटी के लिए वेलोसिटी को कितना होना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने ये देखा कि पावर और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। ठीक है, पावर और वेलोसिटी का रिलेशन ये सब हमने करके निकाला है पूरा डेरिवेशन करते हुए, कि पावर और वेलोसिटी का रिलेशन अल्टीमेटली निकल के आया कि P = ½ a v³ रो, ठीक है, इंटेंसिटी। तो इसका मतलब P डायरेक्टली रिलेटेड है v³ से। क्यों हमने v³ क्यों निकाला? इसलिए निकाला क्योंकि इन्होंने दे रखा था कि हमें डबल चाहिए पानी, डबल पानी चाहिए, तो पानी को डबल वेलोसिटी से आना पड़ेगा ना उसी टाइम में, बताओ। डबल वेलोसिटी से आना पड़ेगा, अदरवाइज डबल कैसे हो पाएगा? तो वेलोसिटी से रिलेशन बेटा चाहिए होता है हमें यहाँ पे पावर के साथ। वेलोसिटी को डबल करने पर पावर कितनी हो जाएगी तभी पता चलेगा आपको, क्योंकि अभी पता है कि वेलोसिटी कितनी है,
ठीक है। अभी वेलोसिटी अगर v है तो डबल करेंगे तो पावर पे उसके रेस्पेक्ट में क्या असर पड़ेगा, तो हमने जैसे ही वेलोसिटी को डबल किया तो पावर 8 टाइम्स हो गई। तो हमें पता चल गया अच्छा पहले जितनी पावर का मोटर यूज कर रहे थे अब हमें उससे 8 टाइम्स ज़्यादा पावर का मोटर चाहिए, नहीं अब हमें 8 हार्स पावर का मोटर चाहिए अगर हम पहले 1 हार्स पावर का यूज़ कर रहे थे। समझ में आया? बताइए। ये डेरिवेशन देखिए, सबसे पहली चीज़ कि फॉर्मूला हम जानते हैं बेसिक पावर का W/T होता है ना। W क्या है? W को हम जानते हैं वर्क किया जाता है तो एनर्जी में चेंज आता है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया W को काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इसलिए लिख दिया क्योंकि हमें वेलोसिटी लानी है और वेलोसिटी सिर्फ किस में आती है? काइनेटिक एनर्जी में ही होती है ना, पोटेंशियल एनर्जी में तो होती नहीं है। तो इसलिए हमने काइनेटिक एनर्जी यूज किया और उसको लिखा हाफ mv²/t। अब यहाँ पे देखिए m/t की वैल्यू हमें चाहिए क्योंकि इसका काम नहीं है, हमें काम है वेलोसिटी का, इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि m जो है वो वेरिएबल है। देखो वेरिएबल्स को हटाना पड़ता है। आप यहाँ पे आप लोग सोच रहे हो या आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ने यहीं पे p को डायरेक्टली v² के प्रोपोर्शनल क्यों नहीं कर दिया, बोलो ये भी सोच सकते हो ना तुम। भाई हम यहाँ पे m और t हटा के डायरेक्टली कर देते, लेकिन दोनों वेरिएबल हैं, कैसे हटा दें? m भी वेरिएबल है क्योंकि मास आपको कैसा चाहिए? डबल चाहिए, भाई डबल मास का पानी चाहिए ना आपको, और टाइम आपको उतना ही चाहिए। चलो टाइम अगर मान लेते हैं फिक्स भी है लेकिन मास वेरी कर रहा है, तो हमें यहाँ से ये हटाना पड़ा। ये हटाने के लिए हमने देखा कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है, तो क्वेश्चन में दे रखा है कि m/t आपको दे रखा है किसी गिवन पाइप के लिए कि वो एक सर्टेन अमाउंट में वाटर कैलकुलेट करता है। कुछ नहीं पता था हमें और क्वेश्चन में कोई हेल्प नहीं थी, हम यहाँ पे गए, हमने मास को कन्वर्ट किया वॉल्यूम और किसमें? डेंसिटी में, डिवाइडेड बाई t तो पहले ही से था यहाँ पे, फिर वॉल्यूम को कन्वर्ट किया किसमें? एरिया और वेलोसिटी में। अब देखो यहाँ पे अगर हम गलती करके मास को हटा देते तो हम एक वेलोसिटी मिस कर जाते ना। अरे ये मास के अंदर वेलोसिटी बैठी हुई थी ना छुपी, हाँ, तो ये वेलोसिटी बेटा मिस कर जाते, इसलिए हमारा रिलेशन गलत होता। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ा? मास को थोड़ा सा खोलना पड़ा, खोल के हमने देखा कि अंदर कोई वेलोसिटी छुपी हुई तो नहीं बैठी है, तो हमें मिल गई यहाँ पे वेलोसिटी, ठीक है। ये कैसे मिली कि जो वॉल्यूम है उसको हम लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ, और लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट। लेंथ क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करो, वेलोसिटी आ जाती है, तो वो वेलोसिटी के बराबर होता है। तो यहां से हमें एक और वेलोसिटी मिल गई, पहले से एक थी दूसरी एक और मिल गई, v³ हो गया। इसका मतलब पावर का डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है v³ से, क्लियर? तो ऐसे हमने रिलेट कर दिया। अब v को अगर आप डबल करेंगे तो पावर 8 टाइम्स हो जाएगी इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। समझ में आया? हाँ, तो इसमें पूरी अंडरस्टैंडिंग लगाई हमने ड्राइव करने में। और कोई क्वेश्चन की? हाँ, तो पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्जन टेक्स प्लेस इन दिस फिनोमेना। अरे एनर्जी कन्वर्जन का मतलब क्या है? ये बारबल यहां से ऊपर गया और इस बारबल के पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई, इतना तो पता है ना। किसी चीज को नीचे से, अब हम जानते हैं एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये सुना है ना, बड़ा फेमस कोट है। एनर्जी को ना आप पैदा कर सकते हैं ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब बारबल के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी गई है वो पैदा की गई है या ट्रांसफर की गई है? बताओ। ट्रांसफर की गई है, और ट्रांसफर के लिए किसी के पास होनी होगी ना, किसी से लेके किसी को दी है ना, इसी को बोलते हैं ना ट्रांसफर। बोलो, तो हमने किससे यहां से ट्रांसफर की? इसके अलावा तो कोई और नहीं है यहाँ पे, जो उठा रहा है वही तो ट्रांसफर करेगा। तो वो कहां से लाया एनर्जी? इनके पास, इन भाई साहब के पास एनर्जी कहां से आई? भाई इन्होंने खाना खाया वहीं से आई ना, बोलो। हाँ, तो जब आप खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस चलती हैं। अरे केमिकल रिएक्शन होती है, ब्रेकडाउन होता है, तो वो कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी है ना। तो केमिकल एनर्जी ही आपने किसको दी? इस बारबल को दी, तो वो चेंज होके किस में चली गई? पोटेंशियल में। तो केमिकल टू पोटेंशियल चेंज हुआ, क्लियर है?